नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज एक बड़ा ऐलान है। ऐलान इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कराने की तारीख सुप्रीम कोर्ट के सख्त आपके एक्शन के बाद दे दी। यानी ये तारीख सुप्रीम कोर्ट में दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ी बहस की और उनके दबाव पे इलेक्शन कमीशन ने आखिर 11 फरवरी तारीख दे दी और इस बात का भी इआदा कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कि वो सदर से मुलाकात करेंगे और सदर की मुशावरत से फाइनल डेट देंगे। और फिर सदर पाकिस्तान से मिलने चले भी गए। हालांकि ये इनकार कर दिया था कि सदर का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, डायरेक्शंस पे, दबाव पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सदर से मिलते हैं और सदर साहब 11 फरवरी के बजाय उनको 8 फरवरी की तारीख देते हैं और इलेक्शन कमीशन सदर साहब से मिलकर मुशावरत करके 8 फरवरी की तारीख देता है, जो जुमेरात का दिन है। अब ये जो इलेक्शन की तारीख आ गई है, बज़ाहिर कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार नहीं था। हालांकि वो फरवरी के 28 को या फरवरी की तारीख एक लिहाज से जनवरी फरवरी देता है, लेकिन कोई हतमी तारीख नहीं दी थी। शायद उसकी वजह ये थी कि वो ये कहता है कि जनाब 30 नवंबर 2023 तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होगा, 5 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी शक्ल दे दी जाएगी और इलेक्शन से मुतालिक तमाम मराहिल 29 जनवरी 2024 तक मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन इसकी रफ्तार से ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन मार्च तक भी इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं था। लेकिन बहरहाल इस वक्त डेट आ चुकी है। एक गैर यकीनी की सूरत हाल तो टूट गई है, लेकिन अब भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा या नहीं होगा, या ऐन मौके पे इलेक्शन कमीशन माजूरी जाहिर कर देगा हालात की बुनियाद पर, या कोई सियासी जमात जिसमें शदीद इख्तलाफ है इलेक्शन के जनवरी फरवरी के ऊपर होने और 90 दिन और उसके बाद, तो उनमें से कोई हल्का बंदियों के हवाले से कोर्ट चली गई तो फिर ये डेट यकीनन आगे हो जाएगी। तो क्या इलेक्शन हो सकेगा? और एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मौजूदा इलेक्शन पाकिस्तान का ये पहला इलेक्शन है क्योंकि इसमें लिविंग प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों को नहीं मिल रही है। निगरां हुकूमत पे संगीन इल्ज़ाम है, किसी एक सियासी जमात को रिलीफ देने और रेड कार्पेट की बात की जा रही है। वो सियासी जमात पहले ही कह रही है कि सारे मामला तय हैं और वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा उनकी पार्टी का होगा। ऐसी सूरत हाल में निगरां हुकूमत को जब बी टीम कहें, इलेक्शन कमीशन भी उसी रास्ते पे हो और ये लिविंग प्लेइंग फील्ड ना दी जाए, तो यकीनन ये इलेक्शन कहा यह जा रहा है पहला पाकिस्तान का इलेक्शन है जो होने से पहले मुतनाज़ा हो गया। अब डेट तो आ गई है। अब इलेक्शन कमीशन क्या 8 फरवरी तक इलेक्शन करा सकेगा एक, और क्या साफ और शफाफ इलेक्शन करा सकेगा, या फिर इस दफ़ा भी माजी की तरह इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा? इसके ऊपर यकीनन हम बात करेंगे और हमारे साथ 3 अहम तरीन मेहमान हैं। उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब नदीम अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं राना तनवीर हुसैन, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ होंगे या हैं बैरिस्टर गौर खान, वकील तहरीक इंसाफ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी इस प्रोग्राम में होंगे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। उम्मीद की जाती है कि उनको फौरी तौर पर कनेक्ट होते हैं तो हम उनको लेते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, मौजूदा हालात में क्या देख रहे हैं सर? डेट आ गई है, आप समझते हैं इलेक्शन होगा, साफ और शफाफ होगा, इलेक्शन कमीशन या निगरां हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, या अभी भी जो है वो ये शकूक है कि इलेक्शन मुतनाज़ा होगा और ये कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होगा? अब सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं, चलो
इलेक्शन कमीशन ने और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डेट दे दी और ये बड़ा अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह अब अगला इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगी और इलेक्शन कमीशन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा जो इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारी आवाम के लिए बेहतर होगा। हमारी ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल जमातों के ऊपर फर्ज है कि ये बैठ के आपस जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जो कानूनी कोड, लेकिन एक पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जमातों को आपस में तय करना चाहिए कि जितनी शिद्दत कम होगी इस वक्त ग्राउंड पे उतना इलेक्शन बेहतर होगा। और जो भी जमातें हैं जो आपस में लड़ रही हैं या गाली गलोच हो रहा है वो खत्म होना चाहिए और एक अच्छे माहौल में इलेक्शन होना चाहिए। बाकी जो भी रिजल्ट आए वो हर एक को कबूल होना चाहिए और इस मुल्क को हमें आगे लेके चलेंगे। अवाम की जो परेशानियां हैं, जो महंगाई है, गुर्बत है, जो बैड गवर्नेंस जो अवाम फील कर रही है और अवाम को उसकी हीट आ रही है, मैं समझता हूँ वो इलेक्शन के जरिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही उसको खत्म कर सकती है और अवाम को हक है कि वो अपने नुमाइंदे चुने। सर ये तो आपने बड़ी एक बात कर दी, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, दीवार से लगाया जा रहा है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने तो कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं जिसे रेड कारपेट बिछा कर लाया जा रहा है चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ, मैं उसे वज़ीर आज़म बनने नहीं दूंगा। मैंने शहबाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आज़म बनाया लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। तो सर आप उनके पार्टी के अहम तरीन मेंबर हैं, तो हम भी इसकी ज़रा तफसील जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे होगा सर। देखिए जी, मेरे ख्याल में ऐसा कोई बयान जरदारी साहब ने नहीं दिया। उन्होंने अपने कारकुनों को और कहा है कि हम आइंदा वज़ीर आज़म की पार्टी से बनाएंगे और बाकी जो भी अल्फाज मीडिया में या सोशल मीडिया पे कोट किए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात जरदारी साहब ने नहीं की, मैंने जो चेक किया। तो जहां तक तल्लक है, देखिए इत्तेहादी से हमारे अच्छे इत्तेहादी हम रहे हैं, एक आईनी तरीके से इत्तेहाद किया एक हुकूमत के खिलाफ। तो अब इलेक्शन आना है, इलेक्शन में हर किसी का अपना अपना नजरिया, अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। हम करेंगे, कैंपेन भी करेंगे, तकरीर भी करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ तहजीब के दायरे में रहते हुए। और बाकी इलेक्शन जब खत्म होगा उसके बाद देखा जाएगा कौन क्या हुकूमत बनाता है। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल टारगेट अवाम की भलाई होना चाहिए और पुरानी रवायती सियासत अब खत्म करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हमें अब अवाम को रिलीफ देने की तरफ जाना पड़ेगा और जिद्दत पैदा करनी पड़ेगी पॉलिटिक्स में। अदरवाइज मुश्किल जिन हालात मुल्क गुजर रहा है, सच्ची बात है अवाम बहुत मायूस है पॉलिटिकल जमातों से और पॉलिटिकल क्लास से भी। लेकिन अवाम बात फिर भी पॉलिटिकल क्लास से ही करते हैं, गाली भी दे लेते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन वोट पॉलिटिकल लोगों को ही देते हैं और उनकी उम्मीदें भी पॉलिटिकल लोगों पे ही हैं। तो मेरे ख्याल है अब रोल मॉडल बनना पड़ेगा पॉलिटिकल लोगों को और थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। हसन सर, क्या करना पड़ेगा? 16 महीनों में आपने क्या ऐसा नहीं किया जो अब करना पड़ेगा? देखिए जी, मेरे ख्याल में लोकल पार्टीज इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने पड़ेंगे और जो एनर्जी और इकोनॉमिक क्राइसिस है इस मुल्क में जो भी उसको बैठ के हल करना पड़ेगा। और 16 महीनों में स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा था, लेकिन पॉलिटिकल जमातों ने कोशिश करके इसको दिवालिया होने से बचाया। तो मेरे ख्याल है अब हमें उस फेज से तो हम निकल चुके हैं, तो अब मुल्क को अपने ट्रैक पे चढ़ाना पड़ेगा ताकि खित्ते में पाकिस्तान की एक अहमियत है और हम दुनिया के साथ कम्पीट करना है, लेकिन इस वक्त हम बहुत पीछे और जुडिशल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी ताकि अवाम को कोई इंसाफ मिले। इस मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म सबसे जरूरी है और लोकल बॉडीज की रिफॉर्म जो है वो करनी पड़ेंगी और लोकल बॉडी सिस्टम देना पड़ेगा ताकि MPMNA की जान छूटे इस कसे पुटे गली नाड़ी की सियासत से और वो लोकल बॉडीज के नुमाइंदे करें। ऐसी बुनियादी चीजों पे हमें बैठ के कुछ चीजें तय करनी पड़ेंगी, तो फिर ही काम चलेगा। आप समझते हैं ये इलेक्शन से पहले होगा या इलेक्शन के बाद होगा सर? नहीं, ये इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन पॉलिटिकल जमातों को अपने मैनिफेस्टो में इन चीजों पे कमिटमेंट करनी पड़ेगी अवाम से और अवाम से कमिटमेंट करके और ये कर सकते हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर सकते हैं, जो 18वीं तरमीम बैठ के कर सकते हैं,
इस मुल्क में कोई नामुमकिन काम नहीं है, और मैं समझता हूँ इसमें बैठ के आपस में ये चीजें हो सकती हैं। चलें सर, अभी आगे आपसे 2-3 अहम सवाल आ जाएंगे। पहले मैं ज़रा आता हूँ मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन साहब के पास। हमारे साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी जनाब राना तनवीर साहब, क्या समझते हैं सर आप, हैं 8 फरवरी के लिए आपकी सियासी जमात समझती है कि आप तैयार हैं 8 फरवरी में इलेक्शन लड़ेंगे, और क्या ये इलेक्शन हो जाएगा जो डेट दी गई है, और क्या आप समझते हैं कि फेयर इलेक्शन होगा या इस दफ़ा सिलेक्शन होगा, और अभी से मुतनाज़ा है ये इलेक्शन, तो क्या सियासी जमातें दूसरी मानेंगी इलेक्शन का रिजल्ट? सर डॉक्टर साहब मेहरबानी, मैं आपको बताऊं, जो पहले तो आपने बात की कि आप तैयार हैं। मेरे ख्याल मसला यही है कि कुछ चीज़ों को आप जो पेश करते हैं या एक उसको पेंट करते हैं, वो थोड़ा सा कोई अजीब सा मुझे तो लगता मीडिया पे। आपको शक है कि मेरा सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मांगी है टिकट्स के लिए, और वो फर्स्ट से कहा कि भी आप फर्स्ट से 10 तक एप्लीकेशन दे अपनी टिकट के लिए। पार्लिमानी बोर्ड हमने बनाए और ये प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। तो उसको टाइम के हिसाब से ये सोचते हुए, हालांकि उसमें डेट तो नहीं आई थी, लेकिन हमारा यही ख्याल था कि जो सुन रहे हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के शुरू में ही ये डेट आ जाएगी। तो अभी से हमें ये सारा करना है। ऑल दो कि डिलिमिटेशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि उससे थोड़ी सी रद्दोबदल भी हो सकती है बिलों में, और लोगों का इधर उधर अपना हल्का चेंज हो सकता है। लेकिन वो हमने कहा कि एडजस्ट कर लेंगे उनको, जो एप्लीकेशन आएंगी तो उनको इधर उधर कर लेंगे, लेकिन हमें प्रोसेस मुकम्मल करना चाहिए ताकि जब शेड्यूल आए नॉमिनेशन देने हो तो थोड़े से पहले हम टिकट आपने अनाउंस करने की पोजिशन। तो मेरा जब ये क्वेश्चन कि हम तैयार हैं, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल पीएमएल तैयार है। और 8 फरवरी का जो दिन है इन्होंने मुकर्रर किया, चाहे जनवरी के आखिर होता है या 8 फरवरी है, हम बिल्कुल उस पर इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल 100% हम तैयार हैं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अब मैं इसके मतलब क्या कह सकता हूँ, जितने इलेक्शन मैंने लड़े हैं उसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन, तो 85 नॉन पार्टी इलेक्शन था, उसमें तो खैर कोई ये नहीं था कि किसी का कोई एंगल था या मैनिपुलेट उन्होंने जो इलेक्शन हुए हो गए। लेकिन उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनका कोई ना कोई एंगल था, मैनेजमेंट थी, और अभी उसकी एक्सट्रीम 2018 की थी। लेकिन पोलिंग डे पे आज मेरा लोगों को इतना शऊर है कि उस पोलिंग डे पे वो शायद उस तरह नहीं होती। प्री पोल जो होता है इलेक्टेबल्स लाते हैं, पार्टियां बनाते हैं, फिर उनको कुछ सपोर्ट मिलती है। लेकिन पोलिंग वाले दिन कोशिश भी की, फिर इनको आरटीएस बिठाना पड़ा। तो उसमें उस किस्म की अगर चीजें कहीं हैं तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मोर और लेस पोलिंग डे अब काफी बेहतर होता है, क्योंकि लोग इतने अपने पॉजिटिव होते हैं उस पर अपने राइट पे कि हमने वोट डालना है और अपनी मर्जी से डालना है, और डालते हैं। सर सियासी जमातों पे अभी कहा है, नदीम अफजल चंद साहब नाम ही माना, और हमने गैलप रिपोर्ट में भी देखा कि सियासी जमातों पे अवाम का एतमाद रहा नहीं सर। तो होना तो ये चाहिए कि कोई 1000 सियासी रहनुमाओं को जो है ना वो इलेक्शन लड़ने से मना कर देना चाहिए, और नए चेहरों को आना चाहिए, नई उमंग, नए लोग आएँ ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई चेंज आए। सर वही चेहरे, वही पुराने चेहरे सर, वही लोग, वही पाकिस्तान, वही 85% आइनी तरमीम अपने फेवर में, 15% आवाम को चुस्का देने के लिए, वही सारी ताकतें अपने लिए, अपनी दौलत, अपने पाकिस्तान को नीचे, मईशत नीचे, अवाम मुश्किलात में, अवाम परेशान, बेरोज़गार। सर क्या बेहतर नहीं है सर कि सियासी जमातों को भी अपने अंदर से तकरीबन कोई 1000 अफराद तमाम सियासी जमातों से फारिग हो जाएं? 13 करोड़ के करीब वोटर्स हैं सर, अच्छे अच्छे नए नए लोगों को लाएं सर। नहीं देखिए,
जो प्रोसेस है, ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस या ये जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है, उसमें हर साल कोई ना कोई नए चेहरे आते हैं, उसमें नए लोग भी आते हैं, यंगस्टर भी आते हैं। आप सारी असम्बलियों का देखें, डेटा उठा के तो आपको मिल जाएंगे कि वो स्वयं चंद देख के जो पुराने लोग हैं और अभी तक आ रहे हैं। लेकिन ये तो लोगों पर डिपेंड करता है वो किसको इलेक्ट करते हैं। एक तरफ ये है कि तजर्बे का टिकट भी तो आप देते हैं ना सर, टिकट आप देते हैं। अब राना तनवीर हुसैन को टिकट मिलता है, डॉक्टर दानिश को नहीं देंगे, बेचारा वो नॉर्मल आदमी है, पढ़ा लिखा है, मिडिल क्लास से ताल्लुक है। राना तनवीर साहब एक बड़े वडेरे हैं, जागीरदार हैं, पैसे वाले हैं, पुलिस भी है, बदमाश भी है, तो टिकट सर मुझे ही नहीं मिलेगा, टिकट तो आपको मिलेगा। मैं आपको बदमाश लगता हूं? नहीं सर, मैं अपनी बात और आपकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम दोनों के दरमियान हो। मैं एक सिंबल बना रहा हूँ सर, सिंबल। अगर आपको नहीं टिकट देना है, अगर डॉक्टर को टिकट देना है, प्रोफेसर को देना है, PhD को देना है, तो मेरा हाल आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। आप ना करें, क्योंकि जो वहाँ पे सर्विस देता है उनको, जो डिलीवर करता है, जो समझियों में उनके लिए लगता है, तो ठीक है वो देते हैं। वडेरे शिटेरे अब कोई बात नहीं रही कि जिम्मेदार जो है वो बड़े उनको तो अपने मजारे भी वोट नहीं देते। तो ये मेरा ख्याल है, ये जो बात है ना, ये एलिमिनेशन थ्रू प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस होगी ना, तो मेरा ख्याल वो बेहतर रहेगी। हाँ तो सर, लेकिन अगर टिकट उन्हीं लोगों को मिलता रहेगा तो अवाम ने तो उन्हीं को वोट देना। या तो फिर ये हो कि जनाब सामने कोई इंडिपेंडेंट ऐसा आ जाए जो, क्योंकि पार्टी तो टिकट उन्हीं को देती है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए आपको कौन कौन सा चेहरा नापसंद है? सर मैं नापसंद की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो एक सवाल रखा है कि सर वही चेहरे, वही काम, वही लालच, वही प्रॉब्लम, वही करप्शन, वही बड़ी बड़ी बातें, वही अपनी फेवर में आइन साजी, वही सब कुछ, आवाम उसी जगह खड़ी है, पाकिस्तान उसी जगह खड़ा है। अच्छा सर ये बताएं, जब तक डॉक्टर साहब आइन की अमलदारी है और इस आइन के तहत सारी चीजें चलनी है, तो फिर तो ये अवाम का एक राइट है, तो वो क्या करते हैं दे ना सर, अवाम को राइट दे, सिलेक्शन ना करे ना, इलेक्शन करे, सिलेक्शन होगा तो कैसे होगा सर? पाकिस्तान में कितनी, पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन आजाद और मुनसिफाना हुआ है? राना तनवीर साहब बताइए। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक 70 का इलेक्शन कहा जाता है कि सिर्फ मुनसिफाना हुआ है। की बात कर रहे हैं आप, दूसरे कर रहे हैं, या बाद में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती थी। अच्छा सर मान ले चले, आज आप बता दें, अभी बता दें 2018 का इलेक्शन फेयर था, चले हम आगे। बिल्कुल नहीं था, मैंने तो कहा फिर आप मेरी बात माने ना सर, इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं, आप ये पुराने लोगों की तरह ना बात करें, ये उन इदारों की बात करें जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन का। क्या इलेक्शन कमीशन को किसी ने रोका हुआ है सर? क्या हमने इख्तियारात इस्तेमाल किए? सही, हमने तो एम्पावर किया, पार्लियामेंट ने उनको एम्पावर किया। सही, क्या फुली पावरफुल है, पूरा पावर आपके पास है, उनके पास ये पावर है कि वो कहता है आजकल इलेक्शन कमीशन कहता मेरी इजाजत के बगैर पता भी नहीं। वो सर चीफ इलेक्शन कमीशन और निगरान वजीर आजम तो आप बनाते हैं ना, दोनों मिलके, तो ऐसे आदमी को अब जैसे पीपल्स पार्टी टोटल और पीटीआई इल्जाम लगा रही है कि जनाब आपने जो वो लाए हैं निगरान हुकूमत, निगरान वजीर आजम, वो तो PMLN का है। नहीं तो उनसे पूछेंगे चीफ इलेक्शन कमीशनर किसने लगाया था? ये तो इमरान खान का फिर उस हिसाब से तो ठीक है ना सर, मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टी लगाती है, पार्टी के मफादात होते हैं। अच्छा सर ये बताए ना, अच्छा ये बताए चले डबल बात है ना डॉक्टर साहब, फिर क्यों पीटीआई कहती है ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है वो ये पूछ लेते हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, पूछता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब दें, मैं आगे जाऊंगा। और वो ये दे सर कि PMLN खुश है सर 8 फरवरी को? क्या आप समझते हैं कि आपके कायद जो आए हैं बड़े अहम तरीन कानूनी रुकावटों में घिरे हुए हैं, जो इतना आसान नहीं है? मरियम का हमने देखा था, एक अपील तकरीबन 6 से 7-8 महीने चली थी, तो कैसे आप कह रहे हैं कि चौथी दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे अगर ये 8 फरवरी आ गई है? नहीं देखिए, अपील बड़ी पुरानी दायर की हुई है, उनकी अपीलें जो हैं दो, और उस पर मेरा हाल है हम एप्लीकेशन देंगे कि उसकी जल्दी हेयरिंग हो जाए, और उनको हेयरिंग उसकी जल्दी करनी चाहिए, और हेयरिंग हो जाए। अगर नहीं हुई, और अगर नहीं हुई हो जाए, अगर नहीं हुई, अगर नहीं, अच्छा क्या सब तैयार है, सब बना हुआ है, सब
हो जाएगी। नहीं बना हुआ नहीं है, मुझे बताएंगे अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। नहीं सर, ज्यादती तो हुई है, लेकिन कानूनी तरीका भी तो है ना। मानता हूँ कानूनी तरीका, वहां पे कोई लाइन तो नहीं लगी हुई? नहीं तो लाइन नहीं सर, आखिर मरियम नवाज साहबा ने भी अपील की थी, आप ही के केस था, बिल्कुल सेम केस है एक, तो उसमें 7-8 महीना लगे ना सर, और कहते हैं बड़ा स्पीडी हुआ, वरना पाकिस्तान की आपके उसमें अदालतों में तो केसेस बड़े लंबे होते हैं। मैं आगे बात करूंगा, जरा बैरिस्टर गौहर साहब की मैं राय ले लूं। जी, इलेक्शन की डेट आ गई 8 तारीख, और क्या इलेक्शन कमीशन, लेवलिंग प्लेइंग फील्ड, क्या इलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, और ये सारी जो सूरत हाल है उसमें आप खुश हैं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, रिजल्ट लेने के लिए तैयार हैं, क्या कहेंगे सर? थैंक यू डॉक्टर साहब। बेहतर तो हो गया कि एक तारीख आई है। देखो तारीख तो बहुत पहले आनी चाहिए थी, लेकिन एनीवे इलेक्शन करने के लिए अगर आपकी नीयत साफ ना हो तो फिर ऐसी तारीखें आया करती है। ये भी हम तो खुश हो रहे हैं, फिर भी लोग मुबारकबाद ले रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात तो है कि पॉलिटिकल मैटर भी सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान की मुलाकात नहीं हो रही, तो इसलिए तो पहले होना चाहिए। लेकिन एक अच्छी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज मैं सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि जो डेट आएगी और वो इत्तेफाक से आएगी तो वो समझो वो पत्थर की लकीर है। ये एक बात अच्छी है कि अगर 8 फरवरी की डेट आ रही है, आल्दो ताहिर के साथ सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर मनन अमल करवाती है तो इसका मतलब ये होगा कि 8 फरवरी को तो इलेक्शन हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज को हर वक्त तैयार होने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। हम तो डेफिनेटली तैयार हैं, हम तो पहले दिन से कोशिश कर रहे थे। जनवरी में असम्बलियां 2 डिसॉल्व हो चुकी थी, उनके लिए इलेक्शन मांग रहे थे, फिर नेशनल असम्बली के बाद भी मांग रहे थे। नेशनल असम्बली 8 तारीख कल, इसी हफ्ते नवंबर के इस हफ्ते में इलेक्शन होने थे, लेकिन अगर नहीं हुए तो अभी फरवरी में होने थे, तो तैयार है। लेकिन एक बात के लिए जरूर हम तकाजा करते रहे, इलेक्शन कमीशन के साथ जब 11 तारीख को मीटिंग हुई थी अक्टूबर में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई थी बशमूल पीपल्स पार्टी और PMLN की, वहां हमने चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया था और हमने मुतालिबा जरूर किया था इलेक्शन कमीशन से। आल्दो चार्टर जो कोड ऑफ कंडक्ट बना था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी के इत्तेफाक से हुआ था, लेकिन ये चार्टर ऑफ डिमांड हमने जरूर दे दिया था इलेक्शन कमीशन को कि अगर आपने फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने और अगर आपने अपना रोल प्ले करना है एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एज एन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो आपको ये बावर कराना होगा, आपको मेक श्योर कराना होगा कि हमें भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जो बाकी पार्टीज को है। पीपल्स पार्टी वर्कर कन्वेंशन भी कर रही है, जलसे भी कर रही है, जुलूस भी निकाल रही है, PMLN तो कर ही रही है, ANP भी कर रही है, MKM ने भी कर लिया, लेकिन PTI न जलसा कर सकी है, न रैली निकाल सकी है, न वर्कर कन्वेंशन कर सकी है। वो करने का तो क्या, हम अगर वर्कर कन्वेंशन करें तो बजाय इसके कि, और वो भी इजाजत के साथ, इजाजत मांगे तो ना मिले, लेकिन अगर वो इकट्ठे भी हो जाते हैं हमारे वर्कर तो पीछे से FIR करा देते हैं और उसमें FIR में सारे वर्करों पे पर्चा हो जाता है। तो इसी तरीके से तो नहीं हो सकता कि आप 14 अगस्त भी ना मनाए, आप मिलादुन्नबी भी ना मनाए, आप पार्टी जो आपकी पार्टी जो है फलस्तीन के लिए रैली भी नहीं निकाल सकती। तो अगर ऐसा ही है तो इस तरह अगर आप तारीख दे भी दे और इलेक्शन खराब भी दे तो वो इलेक्शन किसको वो होगा, काबिल कबूल होगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहना चाहिए होगा कि ये इलेक्शन कमीशन को इसी तरीके से भी डायरेक्ट करे कि ये सारी लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे और वो सारे इकदाम पहले से करे जिसको हम कहते हैं कि अगर ये इकदाम हो तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। ये आईन का तकाजा होना चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे जोर देना चाहिए। और हम डॉक्टर साहब हमेशा ऐसे ही कहते हैं, जब इलेक्शन हो जाए जो पार्टी हार जाए वो कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई, जो जीत जाए वो कहते हैं इलेक्शन ठीक हुए। 1970 से ऐसे ही चला रहा है, इत्तेफाक तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन देखें ये उन लोगों का काम नहीं है। अभी राणा साहब ने फरमाया कि उन्होंने अभी 9 इलेक्शन किए, 85 से वो इलेक्शन में, लॉन्ग वे टू गो। अब नए लोगों के लिए स्पेस होनी चाहिए, लेकिन जो लोग आवाम का राइट है, अगर वो जिसको चाहे मुंतखब करे, चाहे वो राणा साहब हो, चाहे मैं हूं, चाहे डॉक्टर साहब आप हो, चाहे कोई भी हो, वो आवाम के पास ये मैंडेट है, वो जिसको चाहे, लेकिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना हो, वो आप लोगों को मनोवर न करे, आप लोगों को मिसगाइड न करे, आप लोगों पे वो लेवल प्लेइंग फील्ड पार्टीज को प्रोवाइड करके उनको अपना मंशूर दे दे ताकि लोग आपको उस पर्पस के लिए चुने जिसका वो चाहते हैं कि आपका इंतखाब हो।
और हम वो डिलीवर कर सके। अगर हमने रिफॉर्म लेके आने हैं तो जिससे हमारे इदारे हैं जिसमें से हम कहते हैं ये सारे खसारे में जा रहे हैं, इनको अगर हमने प्राइवेटाइज करना है, हमने अगर लॉ रिफॉर्म लाने हैं, अगर हमने टैक्स में रिफॉर्म लाने हैं, अगर हमने लोकल गवर्नमेंट लेके आने, इवन सो मच सो अगर हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में लेके आना है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमने जो लेके आना है वो पॉलिटिकल पार्टीज में लेके आना है। वाजपेयी का बेटा तो नहीं आता, नरसिम्हा राव का तो नहीं आता, मनमोहन सिंह का तो बाहर नहीं आता, और के गजराल का तो नहीं आता। हमारे वाले क्यों बार बार बैठे हुए इलेक्शन उस पार्टी में? तो अगर हमने पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना है और हमने इसको समझना है कि ये मुल्क के खुदादार जो है वो अवाम के हमारे पास है और उनके चुने नुमाइंदे काम करेंगे तो वो आईन के मुताबिक आगे चलेंगे, तो ये तब मुमकिन होगा जब फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। अच्छा, आप उम्मीद रखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है, अब कंडक्ट में आप जानते हैं, आप तो सर लीगल आदमी है, जो भी अमल अब तक हुआ है क्या ये फेयर है, क्या ये साफ और शफाफ है? और अगर साफ और शफाफ है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर एन पोलिंग के साफ और शफाफ कैसे हो जाएगा? इसका जवाब दें सर। देखिए, मैं ये नहीं समझता, बिल्कुल ही नहीं समझता कि अभी तक जितना हुआ साफ एंड शफाफ है, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट है और वो वन साइडेड नहीं थे। नहीं, जनवरी के इलेक्शन आप ले लें, जनवरी में जब रिजाइन हुए उस वक्त भी बाय इलेक्शन टाइम पे नहीं कराने के मूड में थे। जब जनवरी में दोनों असम्बलीज डिसॉल्व हो गई थी, इलेक्शन कमीशन ने न डेट दी थी और ना खुद इलेक्शन कमीशन पार्टी बन के आया कि जी हमें इलेक्शन कराने के लिए कभी पैसे नहीं है मिले। फिर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ये गवर्नमेंट की बी टीम बन करके इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कभी इलेक्शन कमीशन ने अगर रिव्यू फाइल किया वो इस इलेक्शन के लिए। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन को चाहिए था वो दरखास्त देते कि आप फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि हमें ये इकदाम करके दे, पैसे दे और हम इलेक्शन होल्ड करवा लें। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अभी जब असम्बली ने मुद्दत पूरी की, आदो उन्होंने 1-2 दिन पहले डिसॉल्व कर लिया, इनका तकाजा है 90 डेज में, इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने वो वक्त पे इकदाम नहीं किए। अभी भी इलेक्शन के कमीशन के पास जो हम चार्टर डिमांड लेके गए कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड अगर प्रोवाइड करेंगे तो आप हमारे वर्करों को, सपोर्टरों को, पार्टी लीडर्स को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करके, पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपके पास इनलिस्टेड है और हमारा इवन सिंबल वाला केस आपके पास है जो मोर देन 60 डेज हो गया था, जिसका इलेक्शन कमीशन ने ओपन कोर्ट में अनाउंस किया था कि आपका मैटर स्टूड रिजॉल्व हो गया। मैंने खुद वहां मेंबर साहिबान के शुक्रिया अदा किया कि आपने केस किया। मैंने बल्कि यहां तक उनको कह दिया कि अब हमारे वर्कर और सपोर्टर आपको दुआएं देंगे। बाहर आया, टीवी पे ये खबरें भी चली, हमने नोट भी पुट कर दिए। 30 अगस्त का ऑर्डर हुआ था, कल हमने 18 अक्टूबर को हमने डेट दी कि सर आपका वो डिटेल ऑर्डर नहीं आया। कल मैं एक लेटर लेके गया कि दोबारा एप्लीकेशन सबमिट कर ली कि आपका सिंबल नहीं आया। तो अगर आप पीटीआई को एक कॉर्नर में लेके जाएंगे, उनको आप इस हद तक लेके जाएंगे, तो कौन आपका इलेक्शन मानेगा? अगर इलेक्शन कमीशन ने ये करना यार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वही वाली बात आ गई ना, चीफ इलेक्शन कमीशन तो आप ही लाए हैं ना मशावरत से। यार कैसा आदमी लाए? देखिए, जिसकी मशावरत से डॉक्टर साहब आया, ये कोई बात नहीं है कि अगर कोई पार्टी लेके आ जाए तो वो पार्टी अपने कानूनी आईनी मनसब को कोई जिम्मेदारियां ना निभा सके। मैं समझता हूं कि अगर 25 करोड़ अवाम की कानूनी आईनी जिम्मेदारी आपके कंधों पे अल्लाह ताला दे देता है तो आप इसको सआदत समझ करके उसको निभाने की कोशिश करें, बजाय इसकी आप किसकी बोले। ये 5 साल है, इससे जिंदगी भी बनती है, आखिरत भी बनता है, ये आपकी एक लेगेसी हो जाती है। सही है। लेकिन अवाम भी जो है ना, वैसे तो पाकिस्तान की सियासी जमातों में इतना बर्दाश्त नहीं है। 3 साल के बाद वो किसी न किसी तरीके से टांगे खींचना शुरू करते हैं। मैं तो कहता हूँ कानून साजी हो जाए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट 3 साल की होगी, तो फिर थोड़ा बहुत तशफ़ी होगा कि भाई अगली बारी जल्दी आ जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी बोले जल्दी। 5 साल के लिए भी होता है, पूरी दुनिया में होता है। इवन वेलकम बैक। अच्छा सर, ये बताएं जनाब नदीम अफजल चंद साहब, देखें अभी गौहर साहब ने एक बात कही और उन्होंने बताया कि जी वो क्यों कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेमिनार भी कर रही है, जलसे भी कर रही है, जुलूस भी कर रही है, आवाम से राब्ते भी कर रही है, सारी उनको आज़ादी है। इसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब का ये स्टेटमेंट कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और ये PMLN कर रही है, ये स्टेटमेंट तो सर मेरा ख्याल है रिकॉर्ड का हिस्सा है, वीडियो भी मौजूद है। तो
आप अगर अभी भी आपको लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है तो वही मेरा सवाल है कि फिर कैसे उम्मीद की जाए कि 8 तारीख को जो इलेक्शन होगा वो फेयर हो जाएगा। तो ये जो लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, ये निगरां हुकूमत नहीं दे रही है, PMLN नहीं दे रही है, या उसमें निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सब शामिल है? देखिए, PTI में और पीपल्स पार्टी में यही फर्क है कि एक तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का और उसकी लीडरशिप का कि हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी को आप सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड, हमने कहा आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें और सब पार्टियों को दें। तो इसमें तो इनको ममनून होना चाहिए, बजाय अभी भी ये पीपल्स पार्टी के जलसे या सेमिनार के ऊपर कह रहे हैं। मेरे ख्याल में असल इशू ये है कि इलेक्शन लोगों को शफाफ होता हुआ नजर आना चाहिए और लोगों को फील होना चाहिए कि इलेक्शन शफाफ है। इस वक्त तो प्री पोल रीडिंग जो हो रही है, अवाम इस पे जरा बड़े तजब्ब का शिकार हैं, कंफ्यूज हैं कि ये इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होगा। तो हम यही चाहते हैं कि प्री पोल रीडिंग ना हो या कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे इलेक्शन के ऊपर लोग उंगलियां उठाएं। सर मैं अवाम की तरफ नहीं जाऊंगा इस वक्त। अवाम क्या चाह रही है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मुझे तो ये बताएं, मैं तो सियासी जमात, एक बड़ी सियासी जमात जो ये दावा कर रही है कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। जब नाम पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि नून लीग हमें दीवार से लगा रही है, इलेक्शन कमीशन निगरां हुकूमत हमें दीवार से लगा रही है। तो सर ये मैं तो सियासी जमात का मौका पूछ रहा हूँ। आवाम तो मुतनाज़ा समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, वो तो बात की बात है। पहले तो आप बताएं ना सर कि आप समझते हैं कि सियासी जमात ही अवाम होती है और अवाम ही सियासी जमात होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो चारों सूबों में लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने का मकसद ये है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को आजादाना तरीके से कैंपेन करने दी जाए और वो इलेक्शन लड़े, और किसी एक जमात के कहने पे ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ या डेवलपमेंट फंड या जिस तरह पंजाब में विलेज काउंसिलें बनाई जा रही हैं लोकल पार्टी फंड के ऑर्डिनेंस के तहत, ये काम नहीं होने चाहिए। और बड़ी वाज़ह सी बात है, और KPK में एक जमात का गवर्नर है जो हाल इन हाल है। पंजाब में भी गवर्नर बैठे हैं, लेकिन पंजाब में चलो गवर्नर इतना एक्टिव नहीं होता जितना उसके पास कानूनी और आईनी इख्तियार नहीं होता जितना KPK में होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुला तजाद है। और इस वक्त इलेक्शन शुक्र है पहला मरला तय हुआ कि इलेक्शन की डेट आ गई, और अब मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियों का मजीद एहसास हो जाएगा। और इससे पहले जो हल्का बंदियों में उखाड़ बिछाड़ किया गया सेंसस के बाद, वो भी कोई सब जमातों को तो मैं नहीं कहता, सिवाय एक जमात के बाकियों को तो काबिल कबूल नहीं है वो चीज। लेकिन उसमें भी जरा अगर फेयरनेस आ जाती तो ज्यादा बेहतर होता। कुछ लोगों के कहने पे, कुछ जमातों के कहने पे अगर उस हल्का बंदियों को डिस्टर्ब ना किया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता। सर मैं 2 सियासी जमातें इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना चुकी हैं, एक PTI और एक पीपल्स पार्टी। तो आम तासुर तो जा चुका है सर कि जी ये इलेक्शन मुतनाज़ा है। तो आप इस मौजूदा जो भी इलेक्शन कमीशन का तरीक़ेकार और निगरां हुकूमत का तरीक़ेकार है, इस तरीक़ेकार की बुनियाद पर अगर ये चलते रहे तो क्या उस इलेक्शन को लड़ेंगे तो ज़रूर आप, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे सर? देखिए जी, इलेक्शन सियासी जमातों में लड़ना होता है। बाइकाट इससे पहले 85 में पीपल्स पार्टी ने करके देखा, नुकसान हुआ। लेकिन असल चीज ये है कि इलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो। और ये जो प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट की गेम है ये खत्म हो, बस यही हमारा मुतालबा है। और इस पे इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के पैरेलल जुडिशरी है या कोई और इदारे हैं, तो मेरे ख्याल में सबको बैठ के सोचना चाहिए। सर सिलेक्शन हो रहा है या इलेक्शन हो रहा है? अभी तक तो प्री पोल रिगिंग जो जिस तरीके से हो रही है उसमें तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहा, सिलेक्शन ही नजर आ रही है। सिलेक्शन किसका हो रहा है सर? ये वक्त बताएगा। मेरे सर आप इतने जितने जीदार, बहादुर, बेहतरीन, सच बोलने वाले,
कारकुन है सर, आप नहीं, दो मैं टोक, और आप परवाह भी नहीं करते मैं अगर आपको पार्टी के हवाले से भी कोई एतराज। बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन जिनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, जिनको इस्तकबाल में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिसके सारी मशीनरी, इंतजामिया मशीनरी लगी हुई है, आप समझते हैं, आप राना साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे उनसे मरवाए ना आना। सर वो उनके वो आपने सिर्फ रेड कारपेट और ये कहा, वो सब समझ चुके हैं सर, बड़े ज़हीन लोग हैं सर, आप बेफिक्र। मैं फिर अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। चले सर, आपने नाम नहीं लिया। राना साहब, रेड कारपेट बेच चुका है, सारे फैसले आपके हक में आ चुके हैं और आपके लिए कानून जो है वो धड़ाधड़ गिर रहा है और सिलेक्शन हो चुकी है और आप चौथी दफा वजीर आजम बनने आ रहे हैं, तो सर फिर अरबों रुपए की आवाम के इस टैक्स का पैसा जाया करने की क्या जरूरत है? आपका वजीर आजम बना दे सर। मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें आपसे शिकायत कर रही हैं सर। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, जितनी भी बातें हम कर लें लेकिन उसमें कोई हकीकत नहीं हो रहा है और ना ये तारीख बताएगा। तो ये बताएं, एक तरफ तो एक सांस में सारे पॉलिटिकल पार्टीज और सारे अवाम दुनिया चाहती है कि नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, झूठे केस बनाए गए, गलत केस बनाए गए और एक साजिश के तहत उनको निकाल दिया गया। और दूसरी तरफ उन केसेस पे जब इंसाफ से रिलीफ मिलता है या बात होती है तो फिर आप कहते हैं देखिए क्या हो रहा है। मुझे वैसे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि इसको क्यों इस तरह उछाला जा रहा है। बाकी रही बात के कौन कल को बनेगा, ये भी कहते हैं वजीर आजम बनने जा रहे हैं। जरदारी साहब रोज कहते हैं कि बिलावल हर सूरत पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होगा, आज भी उन्होंने कहा, मैंने टीवी पे देखा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल हमारे एक नैरेटिव होता है और उसके मुताबिक हम चलते हैं। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर, बोले। हाँ, तो ये चीजें मैं नहीं समझता कि इस किस्म की बातों से इस किस्म की चीजें होती हैं। अब 2018 का इलेक्शन था, जो कुछ हुआ आपको पता, लेकिन आपको पता है तमाम तर धांधली के बावजूद पंजाब में PMLN जीत गई थी और फिर इन्होंने वो इंडिपेंडेंट ला के और क्यू को साथ मिला के कुछ 6 वोटों से यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई, परवेज लाई नहीं वो उसकी बुजदार की। तो ये मेरा हाल है, अभी ये सबको पता है कि इतनी धांधली के बावजूद भी हमारी PMLN इतनी पॉपुलर है पंजाब में। और ये पीपल्स पार्टी का तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल, अब ये इनके तो जाती वोट हैं चांद साहब के और वहाँ पे इनकी फैमिली नस्ल आ रही है, तो अगर हारते भी हैं तो चंद वोटों से हारते हैं। सर माजी में पीपल्स पार्टी की तूती बोलता था पंजाब में और मरियम और जो मोहतरमा आई थी, जीते हैं मियां भुट्टो साहब वहां से जीते हैं, और जो बेनजीर आई थी 30 लाख अफराद थे सर, तो वो बेचारों को आप लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे ना, उनके कारकुन को मोबिलाइज नहीं होने देते आप। मानता हूँ उस वक्त थी पीपल्स पार्टी, ये उनका इल्जाम है, मैंने खुद देखा है उनका। अब ये बात वो माजी है। अब पंजाब इनका गढ़ होता था, मेरा जिला इनका बड़ा गढ़ था, ये जो खासकर मेरा इंडस्ट्रियल एरिया था, अब नहीं रहा। तो उसमें कौन सी बात आप कह सकते, कराची नहीं रहा, वहां से भी ये जीते रहे। अच्छा, PTI को कैसे हराएंगे सर? वो तो पॉपुलर पार्टी है, पंजाब की बड़ी पॉपुलर है। मैं आपको बताऊं, 60% पॉपुलरिटी गैलप सर्वे ने दिया है इमरान को और 36% दिया है मियां साहब जी। मुझे अल्लाह ताला माफ करे, मैं कहता हूँ ये मिथ जो है ना, मैं तो कहता हूँ ये भी हो ही जाता तो बेहतर था। फिर अब शोर शराबे से, सोशल मीडिया से, चंद लोगों शोर करने से वोट और भी बहुत हैं जो साइलेंट वोट है। अगर कल मैं शरपुर में नहीं जीता था इलेक्शन, ये तो आपको ही पता है, और वहां पे इमरान खान आए, वहां पे इनकी सारी क्यादत थी, महादर था, ये असद उमर था, सारी दुनिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी थी, परवेज लाई थी, और वहां हमारी पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी, कोई इन्वॉल्व मेरा होता था, मैं कर रहा था कब तो मैं जीत गया। तो मेरा मतलब ये बात ना करें कि कौन पॉपुलर कौन, ये इलेक्शन फैसला होगा। इलेक्शन सर इलेक्शन में तो लड़ने नहीं दे रहे आप उनको, सर उनको आप लोग नहीं कर रहे, वो तो ये कहते हैं हमें नून लीग लड़ने नहीं दे रही है। नून लीग का निगरान है, नून लीग का इलेक्शन कमीशन है, नून लीग के कहने पर सारे काम हो रहे हैं, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है। हमें तो एक छोटा सा आप अगर मीडिया इसी चक्कर में फंसा, सर मैंने तो बैरिस्टर साहब सामने बैठा हूँ सर। जी सर, जी सर, जी सर, मैं आपको थोड़ा शायद कुछ बात समझा सकता। जी सर,
हमारा ना तो इलेक्शन कमीशन है, ना कोई हमारा और सिलसिला है। अगर किसी ने कोई ऐसे काम किए हैं जिससे वो जवाबदेह है एज ए हुक्मरान पार्टी, तो वो सारी जमातें अपनी अपनी बारी पे पहुंचती हैं, वो जाने अदालतें। आप समझते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कहता है जी बहुत जबरदस्त चीफ जस्टिस हैं, मैं भी समझता हूँ। और इसी तरह ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हो रहा है सारा कुछ। इलेक्शन कमीशन तो इन्होंने लगाया है, हमें तो इन्होंने कहा था ये हमारा फैसला है, तो हमने एग्री किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें कौन सी बात है? अब वो कहता है जी जब इनकी मर्जी का काम होता है तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन हमारा है, जब ये कोई और काम होता है तो कहते नहीं, अदालतों भी यही करते हैं। लेकिन मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, जो नदीम अफजल ने बात की है कि आप इस वक्त बात करें कि आइंदा आने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, कोई जुडिशल रिफॉर्म लाएं, कोई लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें, और लोगों को जो सर किसी सियासी जमात के पास रोड मैप तो नहीं है सर। मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं? आप बताएं सर, डिस्कस करें। मैं बताएं सर क्या रोड मैप है। उन्होंने कहा एक्सपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे मियां साहब ने, टैक्स नेट बढ़ाएंगे। तो सर ये तो 76 साल से हम सुन रहे हैं तमाम सियासी जमातों से, तो हमने बढ़ाया ना भाई। वो सर मुझे ये बताएं कैसे बढ़ाएंगे? आवाम को जो बेरोजगारी खत्म करनी है आज कैसे खत्म करेंगे? बिजली का जो बिल आसमान पे पहुंच गया है उसको कैसे खत्म करेंगे? ये रोड मैप तो दें सर, ये रोड मैप आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर हौसला सुनने का, जी सर, हमें 1900 या 1800 अरब पे हमें मिला जो ये रेवेन्यू था। हमने कहा हम डबल करेंगे, और हमने डबल करके दिखा दिया उसको। सर वो पुरानी बातें छोड़ें सर, आज की दें। वो पीपल्स पार्टी ने आपको, पीपल्स पार्टी ने वो माहौल थोड़ी दिया था। आज जैसा जो हाल है मईशत का या आवाम के जो मर रहे हैं, आपने तो ठान लिया बात ना सुनने। नहीं, मुझे रोड मैप दे देना सर आज का। चले मुझे यही कहने लगा ना, बिजली 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, हमने इलेक्शन में गया, हमें कहा लोड शेडिंग खत्म करें। सर आज का बताएं ना, आज जो बिजली का बिल है उसको कैसे कम करेंगे? आज हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि ये बढ़ाएंगे, हम 8,000 से इसको 12,000 पे लेके जाएंगे रेवेन्यू को, तो आप सर तरीका बताए ना सर, तरीका। लोग कहते हैं टैक्स नेट जो है ना वो हम बढ़ाएंगे। सर आप खुद सोचिए सर, ये कब से तो टैक्स नेट बढ़ाएंगे ना? कैसे? हमारे टाइम पे 8 लाख था, हमने नहीं कैसे बढ़ाएंगे सर टैक्स नेट? अभी कैसे बढ़ाएंगे? किन चीजों पे? अभी मैंने आपके कलम तो आज पकड़ी हुई है, मैं तो हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, रेवेन्यू बढ़ाएंगे, हम बिजली के बिल नीचे लाएंगे, हम इनको सारी चीजें करेंगे, तो हम माने, क्योंकि पास में हमारा ये क्रेडिट है कि हमने ये नहीं माजी के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, मैं माजी पे बात माजी में अब मैं फ्यूचर का, तो मैं आपको तली पे क्या, तो ऐसा करें ना सर, रोड मैप लेके निकले ना, आवाम को पता भी चले कि हाँ यार जब हम निकलेंगे ना, तो रोड मैप के साथ निकले, तो रोड मैप आपको वो देंगे, आपको समझेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये कि अगर फर्ज कीजिए सर, ये जो मुझे लग रहा है, अगर यही इख्तलाफात आप लोगों में रहे तो इलेक्शन जिस तरह मुतनाज़ा जा रहा है और ऐसे ही गया, तो फिर इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनेगी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी सर, और उससे मईशत तबाह होगी। मैं आपको बताऊं, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और एक साफ इलेक्शन होना चाहिए और उसके बाद मानना चाहिए। लेकिन ये मैं भी कहना चाहता हूँ, ये रस्म खत्म होनी चाहिए कि जो भी हारता है वो कहता है धांधली होगी। लेकिन ये हमने रस्म खत्म करने की कोशिश की। जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो असम्बली का इजलास हुआ पहला, तो उसमें बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जरदारी साहब ने भी कहा कि हम पूरी सपोर्ट देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम पूरी आपके साथ सपोर्ट देंगे, तामन करेंगे, जैसे वैसे भी। सर 16 महीनों में तो आप ही लोग थे ना, छोड़े सर 3-7 महीने, 85 की काबीना, 11 सियासी जमातें, रिजल्ट 0, माँ सवाए 2-1 मिनिस्टर जिसमें आप शामिल हैं, इसाकदार हैं, या वजीर आजम बेचारे ने कोशिश की, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, बाकी सर 16 महीनों में आप अगर शामिल हो जाते हैं इमरान खान के साथ, कौन सा तीर मार देते सर, जब आप 16 महीनों में नहीं कर सकते। साहब ने अभी बात कर दी है कि जो बड़ी मुश्किल से, चंद साहब ने यह भी कहा है सर कि आप लोग जो है रेड कारपेट बिछा रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, ये भी कहा।
वो कह रहा है पॉलिटिकल पॉइंट। चले मैं बैरिस्टर साहब से जरा बैरिस्टर साहब से पूछ लूं, उनका टाइम ले लूं जरा सा, क्या कहते हैं बैरिस्टर साहब? देखिए सर, इनको तो ऑब्वियसली वो 16 महीने का तो हिसाब देना होगा आवाम के पास से, किस तरीके से जाएंगे। ये अगर कहते हैं तो मियां साहब एक और विक्टिम प्ले करना चाह रहे हैं कि देखिए मुझे जो निकाला गया, मैं जाया गया, अगर मैं नहीं चाहता तो। बात तो बड़ी सिंपल थी, पनामा हम तो नहीं लेके आए थे, पनामा तो पूरी दुनिया में आया था। पनामा में 350 जर्नलिस्ट थे, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी थे। मियां साहब ने कहा मैं हिसाब देता हूँ, पार्लियामेंट में नहीं दे सके, सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सके। नहीं, उनके खिलाफ फैसले तो सर देखिए, उनके खिलाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसले तो हुए हैं ना सर, जुडिशरी की गठजोड़ से और दूसरे इदारों की गठजोड़ से। जो मियां साहब के साथ खिलाफ फैसला हुआ है 62(1)(f) वक़्त का, तायात नाइली का, और फिर मॉनिटरिंग जज, और फिर एक सेम जैसे केसेस पे 3 प्रोसिक्यूशन, 3 जो है वो फैसले, बहुत सारे कानूनी ऐसी चीजें हैं जो कि मियां साहब के साथ गलत हुई थी। वो अलग बात है कि मियां साहब के साथ हो तो गई गलत, जैसे चीफ जस्टिस साहब वो कहते हैं कि 189 के तहत चाहे फैसला गलत हो सही हो, इंप्लीमेंट होगा। डॉक्टर साहब कानून ये है, देखो डिस्क्वालिफिकेशन इज वन फैक्टर कि कोर्ट कह रही है कि आप डिस्क्वालिफाइड है फॉर दिस रीजन, सो यू सीज टू होल्ड द ऑफिस। लेकिन सेकंड थिंग इज 1 साल इनके पास टाइम मिला, पार्लियामान में नहीं सबूत दे सके, सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सके, JIT में नहीं दे सके, ट्रायल कोर्ट में नहीं दे सके। 1 साल इनको मिला था कि आप सिर्फ इस बात के सबूत दे दे जो देना था, और करते। आप क्या करते हैं, 16 महीने इनकी हुकूमत रही, 14 पार्टी रही, और हुकूमत इनकी लॉजिक इनकी देखे। पीपल्स पार्टी कहा करती थी हुकूमत में है, कोएलिशन में इनके साथ नहीं है, PDM में हम नहीं है इनके साथ, ये उनका कहा करती थी। ANP कहती थी हम PDM में हैं, हुकूमत में नहीं है। मरियम साहबा खुद कह रही थी हुकूमत मेरी नहीं है। तो इनका कौन रिस्पॉन्सिबल था? कौन रिस्पॉन्सिबल था? ये तो नहीं देख कर सके, ये सिर्फ इस पर्पस के लिए आए थे। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। अब पीपल्स पार्टी को देखो, वो बाकी सारे चीजें देखो। आप खुर्शीद शाह साहब हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिएगा, ना एक और विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि इस स्लोगन के साथ जाएं कि हम इस मर्तबा तो बहुत अच्छे करेंगे, हम कहीं पासे हुए थे। अब ये एक और कार्ड प्ले कर रहे हैं उस हिसाब से थे कि दोबारा लोगों से इस नए जो है ना स्लोगन के साथ वो लेके आए और लोगों को कहें कि जी हम अब इस मर्तबा इन सारा कुछ इस वक्त पाकिस्तान जिस दलदल में फंसा हुआ है, ये इस 16 महीने का नतीजा है। लोग बिल नहीं दे सकते, न गैस का, न बिजली का। डॉलर आप देखें, डॉलर अगर कम हो रहा है कुछ, बाकी करेंसी कहाँ जा रही है? एक्सपोर्ट क्यों कम हो रही है? रेमिटेंस क्यों हो रहे हैं? लोग पाकिस्तान से क्यों बाहर जा रहे हैं? अनसर्टेनिटी क्यों बहुत ज्यादा है? आपने देखा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गया लम्स में, उसके पास जवाब भी कोई नहीं, कोई जवाब नहीं है। तो क्या केयर टेकर सेटअप वो लास्ट की एक्सटेंशन नहीं है? ये इनकी एक्सटेंशन। तो सर इसका मतलब है 3 साल 7 माह आप रहें और 16 महीने ये रहें, सब नाकाम है। इसीलिए तो अवाम ने कहा है कि सियासतदानों पे अब हमें एतबार नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस वक्त 2018 में हुकूमत आई और जिस वक्त फरवरी अच्छे हालात मिले थे सर, बड़े अच्छे हालात मिले थे 2024 में जा रहे थे, तो 2024 के हालात बेहतर हो रहे थे डिस्पाइट द फैक्ट कि वर्ल्ड इकोनॉमी कोविड की वजह से डाउन हो चुकी थी और पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल था जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हो गया सो हो गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए अगर हम आगे बढ़ना है तो एक चीज इंश्योर करना होगा बाय ऑल मीन्स कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और हुकूमत की जो आवाम है उनको ये राइट मिले कि वो अपना राइट सही एक्सरसाइज करें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनकी सजा सस्पेंड है और कई केसेस उन पे चल रहे हैं, तो अगर वो इलेक्शन में नहीं आ सके, नहीं निकल सके, तो क्या PTI जो है वो फुल फ्लैश इलेक्शन लड़ेगी? और फुल फ्लैश इलेक्शन अगर लड़ेगी तो उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेगी इमरान खान के बगैर? डॉक्टर साहब, हमारी कोशिश तो बहुत ज्यादा है कि खान साहब बाहर आ जाए, वो कैंपेन लीड करे, वो पार्टिसिपेट भी करे, क्योंकि उसमें जजमेंट सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है। साइपर के केस में आज भी जज साहब ने यही ऑब्जर्व फरमाया था कि ये 2023 है, कौन मानेगा? बंद कमरों में आप फैसले लेकर होगे, जेल में कौन ट्रायल चलाएगा, किस तरह आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किस तरह आपने से कोई नाकर्दा जुर्म में आपने उनको रखा है। बात दरअसल ये हमारी कोशिश तो बिल्कुल है, लेकिन 180 केसेस ये तो नहीं बने थे, डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस ऐसे नहीं चलवाए गए थे। तो कोशिश तो आउट राइट यही है मुखालिफिन की कि वो बाहर ना आ सके, लीड ना आ सके। लेकिन अगर खान साहब को सम रीजन नहीं आते, PTI फिर भी फुल प्लेज के साथ इलेक्शन में जाएगी, कोई बॉयकॉट नहीं करेगी,
पार्टिसिपेट करेगी, इंशाल्लाह ताला वो स्ट्रगल करेंगे। अच्छा, ये इलेक्शन सिलेक्शन होगा या इलेक्शन होगा सर, आप समझते हैं कि अभी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो लोग सेंस रखते हैं, फिलहाल तो ऐसा ही सिलेक्शन लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट अगर मॉनिटरिंग जज बना सकता है, बाकी केसेस में दे सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा इम्तिहान है, वो इस पे भी नजर रख के, ये सिर्फ इस तरह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का है मेरे पास एक केस आया था मैंने फैसला कर दिया, डेट आ गई है, बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस पे नजर रखे, न सिर्फ ये कि आज उसने कहा था कि पत्थर की लकीर है, बट ये भी उसका एक इंस्ट्रूमेंट, एक इंटीग्रल पार्ट है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए हम कल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देंगे कि इनकी जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन करके 2 घंटे के अंदर अंदर मुलाकात हो सकती है, डेट आ सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बहुत कुछ हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि ये करा ले। पहले साफ और शफाफ इलेक्शन तो सर आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर सर फर्ज कीजिए कि कोई इलेक्शन की हल्का बंदियों पे एतराज लेके कोर्ट चला गया, अदालतें इसको लंबा ले गई, तो फिर ये पत्थर की लकीर नहीं डॉक्टर साहब, बेसिकली ये है कि जहां तक हल्का बंदियों का काम है, आदो मैं तो समझता हूं कि इलेक्शन इसी वजह से तो डिले नहीं हो सकता, लेकिन हल्का बंदियां होती है इलेक्शन एक्ट के तहत। 30 डेज में आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, 30 डेज है उनके पास वो डिसाइड करने का। अब बाय दी 22 नवंबर ये फाइनल हो जाएगा। इस फाइनल होने के साथ ही जब फाइनल डिलिमिटेशंस हो जाएगी और फॉर्म 7 इशू हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट स्टे नहीं देती अगर कोई जाता भी है, लेकिन इलेक्शन उसकी वजह से नहीं रुकता। आप ये कह रहे हैं, लेकिन सर देखें ना, फाइनेंशियल मैटर पे स्टे 6 महीने से ज्यादा स्टे नहीं दिया जा सकता। 1992 का केस अभी तक स्टे पे है सर। हुकूमतें 5 साल स्टे पे चली गई सर। एक डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली जो है स्टे पे, एक डिप्टी स्पीकर जो है वो सर आपके दौर में वो जो है वो स्टे पर सर उन्होंने अपना पूरा दौर जो है वो गुजार लिया, हालांकि 55,000 जाली वोट पकड़े गए थे ट्रिब्यूनल का फैसला। तो बहरहाल सर वक्त खत्म हुआ चाहता है। तीनों मेहमानों का डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।